स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy option live on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम जानेंगे। शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है वो काफ़ी एक बड़ी लंबी चौड़ी फिलॉसफी है, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अद्वैत वेदांत में, जिसका नाम है ब्रह्म। अब क्योंकि शंकराचार्य ये कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव परा, तो जिसके बारे में वो बोलते हैं कि ब्रह्मम सत्यम, कि ब्रह्म ही सत्य है। तो वो कौन सा सत्य है जिसको वो ब्रह्म बोलते हैं और इस ब्रह्म को हम जानेंगे कैसे? आज हम बात करने वाले हैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में ब्रह्म के कॉन्सेप्ट की। तो ये जो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने से पहले हमें शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं अद्वैत वेदांत की, अद्वैत वेदांत में दो वर्ड्स हैं, एक तो है दूसरा है द्वैत। अद्वैत, उसके बाद में आता है वेदांत। तो सबसे पहले हम प्लस द्वैत, अद्वैत को समझ लेते हैं। अद्वैत में जो दो वर्ड्स हैं प्लस द्वैत, का मतलब है नॉन और द्वैत का मतलब है डुअलिज्म। यानी कि इनके हिसाब से जो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी जिसको परम सत्य कहा जाता है, दैट इज ओनली वन। दे बिलीव इन ओनली वन ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी एंड दैट इज ब्रह्म अलोन। यानी कि इनके हिसाब से जो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है वो सिर्फ एक ही है और वो है ब्रह्म। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव परा। इसका मतलब ये है कि ये डुअलिज्म के एंटीथेटिकल हैं। अब जैसे डुअलिज्म की बात कर लेते हैं। डुअलिज्म क्या होता है? डुअलिज्म का मतलब है द्वैतवाद, जबकि अद्वैत में आ जाता है, यानी कि वहां पे द्वैत का अभाव है, यानी कि वहां पे डुअलिज्म नहीं हो सकता। अब डुअलिज्म की अगर बात करते हैं तो डुअलिस्टिक फिलॉसफी है हमारी इंडियन फिलॉसफी में सांख्य योग दर्शन। सांख्य योग दर्शन में they believe that there are two ontological realities, which means for them the ontological reality is twofold. One is purusha and the other is प्रकृति। यानी कि एक तरफ पुरुष है, दूसरी तरफ प्रकृति है। वेस्टर्न से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो वेस्टर्न में जब हम पढ़ते हैं रेशनलिज्म को, यानी कि बुद्धिवाद को, तो वहां पे हमें मिलता है डेकार्ट्स। रेन डेकार्ट्स की फिलॉसफी को जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी हमें डुअलिज्म दिखाई देता है। और उस डुअलिज्म में जो दो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटीज हैं उनमें एक है माइंड और दूसरा है बॉडी। माइंड का मतलब कॉन्शियसनेस, बॉडी का मतलब मैटर, मटेरियल एग्जिस्टेंस, यानी कि वो दोनों को रियल मानता है। इसी तरीके से सांख्य दर्शन में अगर पुरुष और प्रकृति की बात की जाए तो जो पुरुष है वो कॉन्शियसनेस है, वो नित्य मुक्त आत्मा है और वो एवर लिबरेटेड एंटिटी है, जबकि प्रकृति जो है, प्रकृति इज प्राइमल मैटर, वो सूक्ष्म है, सटल एलिमेंट है बिहाइंड ऑल द क्रिएशन। जितने भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देती हैं इंक्लूडिंग मी एंड यू, यानी कि जो कुछ भी मटेरियल एग्जिस्टेंस रखता है, जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्सटेंड करता है, वो सब कुछ क्या है? प्रकृति है। और इस सृष्टि की अगर बात करते हैं, इस वर्ल्ड की अगर बात करते हैं, if we talk about this entire cosmology has been made with the union of पुरुषा एंड प्रकृति, यानी कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से सृष्टि की रचना होती है। इस हिसाब से उनके लिए जो दो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटीज हैं वो दो हैं, एक तो पुरुष है, दूसरा प्रकृति है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत इस डुअलिज्म को निगेट करता है। वो ये कहता है कि हाउ टू डिस्टिंक्ट ऑन्टोलॉजिकल रियलिटीज कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर, कि जो दो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटीज हैं जो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जो पुरुष है वो कॉन्शियसनेस है, यानी कि वो शुद्ध चेतना है, और जो प्रकृति है वो जड़ है, यानी कि वो कैसी है? वो अचेतन है। तो दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? यानी कि उनके हिसाब से अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ एक ही है और वो है ब्रह्म। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव परा। मैं बार बार स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं ताकि हम ब्रह्म को जरा अच्छे से समझ सकें। अब
अगर हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार जो ओंटोलॉजिकल रियलिटी है वो सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज ब्रह्म अलोन। वो सिर्फ ब्रह्म ही है। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि वो ब्रह्म क्या है। जैसे हम सांख्य योग में हम समझते हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, उसी तरीके से अगर ये ओंटोलॉजिकल रियलिटी एक मानते हैं और उसको अगर ये ब्रह्म बोलते हैं तो हमें ब्रह्म को समझना पड़ेगा कि ब्रह्म क्या है। अब देखिए, अगर बात करते हैं शंकराचार्य की फिलॉसफी की, तो ब्रह्म जो है इनके हिसाब से इट इज निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, अद्वितीय। अगर ऐसा ब्रह्म जिसमें ना तो कोई गुण है, ना ही कोई विशेषण है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई आकार नहीं है और इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो फिर हम इसको समझेंगे कैसे? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज को समझने की, तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, हम जब भी किसी भी चीज को समझते हैं तो हम उसको उसके गुणों से ही समझते हैं। जैसे अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो मुझे मेरे गुणों से जानोगे कि मैं कौन हूं। मैं आपको बोल दूं कि मैं सौरभ गुप्ता हूं, तो कौन सौरभ गुप्ता, कहां का सौरभ गुप्ता, सौरभ गुप्ता की क्या पहचान है? भाई मेरी पहचान जो है वो मेरे गुणों से होगी, मेरे विशेषण से होगी, यानी कि मेरी विशेषताओं से होगी, मेरे आकार से होगी, मेरे मेरे शेप, मेरे साइज, मेरे वेट, मेरे हाइट, मेरे डायमेंशंस जितने भी हैं, इन सभी से मेरी पहचान होगी। ऐसे तो आप मुझे पहचानोगे कि मैं सौरभ गुप्ता हूं, यानी कि मेरे मेंटल एट्रीब्यूट्स और मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स, इनसे आप मुझे पहचानोगे। अपने आप को भी आप ऐसे ही पहचानते हो, दुनिया की सारी चीजों को हम ऐसे ही जानते हैं। अगर बात करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की, लाइक दिस स्टाइलस, तो इसको भी हम इसके एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही जानते हैं। कुछ एसेंशियल हैं, कुछ एक्सीडेंटल हैं। एसेंशियल जो हमेशा रहते हैं, एक्सीडेंटल जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही तो हम चीजों को जानते हैं। तो ऐसा ब्रह्म जिसमें कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, इट इज एट्रीब्यूटलेस, यानी कि ये कैसा है? ये निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है, निर्विकार है, अद्वितीय है। तो फिर ऐसे ब्रह्म को हम जानेंगे कैसे? इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, एक मेथड है ऐसी चीजों को जानने का जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नहीं जान सकते। तो वो मेथड है वाया नेगेटिवा। वाया नेगेटिवा का मतलब यह है कि हम जब ऐसी चीज जिसके कोई गुण या फिर आकार नहीं है, ऐसी चीज को जब हम जानते हैं, तो हम उसको ऐसे नहीं जानते कि वो चीज क्या है, हम ये जानते हैं कि वो क्या नहीं है। वाया नेगेटिवा यानी कि हम ये जानते हैं कि वो क्या नहीं है। तो क्या नहीं है से हम समझ पाएंगे कि ब्रह्म क्या है। तो इसी को आज हम क्लास में हमने अपने समझने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम यही समझेंगे कि ब्रह्म क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रह्म से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1 मेरी टेलीग्राम आईडी है। और मेरी इंस्टाग्राम की भी यही आईडी है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जो भी मीडियम आप चूज करते हैं, वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, हमारा फिलॉसफी ऑप्शनल का जो अगला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, प्लस स्टडी मटेरियल मिलते हैं। सारा स्टडी मटेरियल मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है लेकिन आपका फिलॉसफी बैकग्राउंड में नहीं रहा है, तो सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है जो कि इजी लैंग्वेज में है। आप आराम से उसको समझ सकते हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। जो क्लासिकल एग्जांपल्स फिलॉसफी में दिए जाते हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं इजी लैंग्वेज में, ताकि आप आराम से फिलॉसफी को समझ सको। मेरे स्टडी मटेरियल से बाहर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। मार्केट से आपको एक सिंगल बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज में हमारे 12 टेस्ट रहते हैं, इसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं, जो कि हमारे ये लाइव क्लासेस के साथ साथ चलते हैं। अब फिलॉसफी ऑप्शनल के चूज करने के कई सारे फायदे हैं। सबसे छोटा सिलेबस है, 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। स्टैटिक सब्जेक्ट है, आपको चीजों को याद नहीं करना है क्योंकि लॉजिकल सब्जेक्ट है। डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है, यानी कि आपको करंट अफेयर्स को भी नहीं पढ़ना है। एथिक्स में आपकी हेल्प करता है पेपर 4 में। इसके अलावा पेपर जो आपका ऐसे वाला पेपर है, वहां भी 80 to 90% क्वेश्चंस जो है वो फिलॉसफी से आते हैं, वहां भी आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कई सारे सोशल एंड पॉलिटिकल के टॉपिक्स हैं, वहां भी आपका हेल्प करता है। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी काफी ओवरलैपिंग है, 327 इसका मैक्सिमम स्कोर रहा है। टॉपर्स की चॉइस रहा है, हर साल कोई ना कोई टॉपर फिलॉसफी ऑप्शन से निकलता है।
तो इतने सारे बेनिफिट्स है फिलोसफी ऑप्शनल को अगर आप चूज करते हैं। इसकी फीस काफी अफोर्डेबल है। 14,999 से हमारे जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज SG Live। SG Live कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। इसी के साथ साथ हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी शुरू हुआ है। उस मेंटोरशिप प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हैं तो वहां पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है। 24/7 मेंटोर्स जो हैं वो आपके कांटेक्ट में रहते हैं। हर वीक में हम वीकेंड पे फैकल्टी के साथ में, यानी कि मेरे साथ में, आपको कोई भी डाउट्स हैं तो उसके हम सेशंस रखते हैं अपने लाइव क्लासेस में। जितनी भी क्लासेस हैं आपकी, सारी क्लासेस जो भी आपके टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है और कैसे इसको आंसर करना है। तो ये सारे कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको मेरा कोड यूज करना है SG Live। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ID पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम बात करते हैं ब्रह्म की। तो अगर हम ब्रह्म की बात करते हैं, तो ब्रह्म को अगर हम समझते हैं तो ब्रह्म को हम उसके गुणों से समझेंगे जो कि उसमें नहीं है, यानी कि हम वाया नेगेटिवा के मेथड से समझेंगे। क्योंकि उपनिषदों में लिखा गया है नेति नेति, नॉट दिस, ना तो ये ब्रह्म है और ना ही ये ब्रह्म है। ना ये ब्रह्म है ना वो ब्रह्म है का मतलब क्या है? ना जिसको भी आप जानते हो वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि हम जिसको भी जानते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू जानते हैं, या तो एसेंशियल या फिर एक्सीडेंटल। लेकिन ब्रह्म में तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही नहीं है, वो तो निर्गुण भी है और वो निर्विशेष भी है। तो फिर हम इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि इसमें नहीं हैं उनके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो ब्रह्म है वो है निर्गुण। दूसरा है कि ये कैसा है? निर्विशेष। तीसरा है ये कैसा है? निर्विकार। चौथा ये कहते हैं कि ये कैसा है? निराकार। पांचवा ये है अद्वितीय। अब इन सब का मतलब क्या होता है? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं शुरू के दो गुणों की, शुरू के जो दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं जो कि इसमें नहीं है, जो कि उसमें नहीं है। निर्गुण का मतलब क्या होता है? यहां पे जो गुण है इसको आपको समझना होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना निर्विशेष की, तो यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि निर्विशेष वो है जिसमें कोई विशेषण नहीं है। विशेषण का मतलब होता है क्वालिटी, और क्वालिटी को हिंदी में गुण कहते हैं। तो फिर निर्विशेष का भी तो वही मतलब निकला ना जो निर्गुण का मतलब निकल रहा है। लेकिन यहां पे अलग है दोनों का मतलब। कैसे अलग है? अगर हम बात करते हैं कि वो निर्गुण है, तो निर्गुण में वो तीन गुण नहीं है जो प्रकृति में पाए जाते हैं सांख्य दर्शन के। और वो तीन कौन से गुण हैं? सत्व, रजस और तमस। ये तीन गुणों की बात करता है सांख्य दर्शन। सांख्य योग में इन तीन गुणों के बारे में बात की गई है कि प्रकृति जो कि विकारी है, प्रकृति जो कि एक्टिव है, प्रकृति जो कि शक्ति यानी कि पावर है, प्रकृति जो कि प्राइमल मैटर है, जो कि मटेरियल सब्सटेंस है, जो कि जड़ यानी कि अनकॉन्शियस है। उस प्रकृति में तीन कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स होते हैं जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि उसमें तीन गुण पाए जाते हैं। पहला गुण होता है सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। सत्व, रजस एंड तमस। सत्व गुण उन लोगों के अंदर होता है या फिर उन चीजों में होता है जो लाइट को पसंद करते हैं, जिनमें प्लेजर होता है, जो नॉलेज गेन करते हैं। और जो रजस है वो गुण होता है उन लोगों में जिनमें रहता है जिनमें रहता है पेन, जो होते हैं हाइपर एक्टिव, जिनमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो बात बात पे एक्साइट हो जाते हैं। ये रजोगुण के लक्षण हैं। अगर बात करते हैं तमस की, तो तमस गुण जो है ये उन लोगों में होते हैं जिन लोगों में होती है लथार्जी,
जिन लोगों में होता है इंडिफरेंस, जिन लोगों में होती है इग्नोरेंस, जो लोग अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, जो लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये तमोगुण हैं। लेकिन ब्रह्म में इनमें से कोई भी गुण नहीं है। ब्रह्म ना तो सात्विक है, ना ही राजसिक है, ना ही वो तामसिक है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ब्रह्म जो है वो कैसा है, वो निर्गुण है। अब बात करते हैं, ब्रह्म जो है वो निर्विशेष है। निर्विशेष का मतलब होता है बियॉन्ड द क्वालिटीज। अब यहां पे ये जो क्वालिटीज है, ये वाले गुण नहीं है, सब तो रजस एंड तमस। यहां पे क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि उसको हम किसी भी क्वालिटी से क्वालिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि स्टाइलस की अगर हम बात करते हैं, स्टाइलस की कई सारी क्वालिटीज हैं, जैसे कि इसका कलर, इसका शेप, इसका डिजाइन, इसका वेट, इसकी सॉलिडिटी, ये सब क्या है, ये इसके गुण हैं। ये गुण यानी कि ये सारे इसके क्या हैं, क्वालिटीज हैं। इन क्वालिटीज से हम इसको क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, यानी कि ये इसके विशेषण हैं और ये इसका विशेष्य है। ये विशेष्य है और ये इसके विशेषण है। ये क्वालिफाइड है और ये इसकी क्वालिटीज हैं। जैसे कि ब्लैकनेस इसकी क्वालिटी है, सॉलिडिटी इसकी क्वालिटी है, इसका वेट इसकी क्वालिटी है, इसकी शेप इसकी क्वालिटी है, इसकी हाइट इसकी क्वालिटी है, इसका इसका डिजाइन इसकी क्वालिटी है। ये सब भी ब्रह्म में नहीं होता। यानी कि जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो निर्विशेष है, जिसमें कोई विशेषण नहीं है, यानी कि जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है। दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड विद एनी एडजेक्टिव, जिसको कोई एडजेक्टिव नहीं दिया जा सकता। तो ये है ब्रह्म। आगे बात करते हैं निर्विकार की। निर्विकार का मतलब होता है दैट डज नॉट चेंज, जिसमें कोई विकार नहीं आता। बियॉन्ड एनी चेंज और मॉडिफिकेशन। जिसमें ना कभी कोई चेंज आता है और ना ही इसमें कभी कोई मॉडिफिकेशन आता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम क्या, इसको हम कहते हैं निर्विकार। तो ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म निर्विकार भी है। आगे बात करते हैं, ब्रह्म जो है वो निराकार है। निराकार का मतलब क्या हुआ, निर मीन्स नो, आकार मीन्स शेप, जिसकी कोई शेप नहीं है, यानी कि जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है। बियॉन्ड एनी फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है। जैसे इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो इसकी फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, पेंसिल की शेप में है, ये पेंसिल जैसी इसकी फॉर्म है, पेन जैसी इसकी फॉर्म है। लेकिन ब्रह्म की कोई फॉर्म नहीं होती है। अब क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है, तो ये कैसा है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसीलिए इसको निराकार बोला जाता है। अब इसका कोई नाम भी नहीं है, ब्रह्म का कोई नाम भी नहीं है, तो ना तो ये नाम है ना ही ये रूप है, यानी कि नाम रूप से ये परे है। आगे बात करते हैं अद्वितीय। अद्वितीय, अ का मतलब होता है नो, द्वितीय मतलब होता है सेकंड। इसका कोई सेकंड वर्जन भी नहीं होता। ठीक है, बियॉन्ड एनी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। जिसमें ना तो कोई सिमिलैरिटी है और ना ही कोई डिसिमिलैरिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम फर्दर समझते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम ये समझते हैं कि ब्रह्म में ना तो कोई सिमिलैरिटी होती है ना ही कोई डिसिमिलैरिटी है। इसका मतलब ये है कि इट इज बियॉन्ड ऑल काइंड्स ऑफ कंपैरिजंस। ये इसको हम कभी भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर हम ब्रह्म को समझते हैं कि इट इज बियॉन्ड एनी कंपैरिजन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ना तो इसमें ऐसा कोई गुण है जिससे कि हम इसके ही जैसे किसी दूसरे ब्रह्म से इसको कंपेयर कर सके, ना ही इसमें ऐसा कोई गुण है जिससे कि इससे इससे डिफरेंट किसी एंटिटी से हम इसको कंपेयर कर सकें, और ना ही इसमें ऐसा कोई गुण है कि इसके इसके किसी इंटरनल पार्ट से हम इसको कंपेयर कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब यह है कि ना तो इसमें सजातीय भेद है, ना ही इसमें विजातीय भेद है, और ना ही इसमें स्वगत भेद है। अब ये क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सजातीय भेद। इसमें सजातीय भेद नहीं होता। सजातीय भेद नहीं होने का मतलब क्या है? इट इज बियॉन्ड होमोजीनस डिफरेंस। होमोजीनस डिफरेंस नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? होमोजीनस डिफरेंस का मतलब यह होता है कि ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करना किसी दूसरी ऐसी ऑब्जेक्ट से जो बिल्कुल वैसी ही हो, यानी कि सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ में जब हम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम होमोजीनस डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक स्टाइलस है, और मेरे पास एक और स्टाइलस है। अब दोनों स्टाइलस आपको बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। अब दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों का जो जीनस है वो सेम है, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, वो है स्टाइलस। और दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, जैसा ये है वैसा ही वो है। दोनों का शेप, साइज, वेट, सॉलिडिटी, कलर, एक्सटेंशन, हर चीज जो है बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस स्टाइलस को इस स्टाइलस से कंपेयर करता हूं तो ये जो कंपैरिजन है इसको कहते हैं सजातीय भेद या फिर होमोजीनस डिफरेंस। लेकिन अगर मैं इस स्टाइलस को कंपेयर करता हूं इस वाले स्टाइलस से, अगर मैं इसको इस वाले स्टाइलस से कंपेयर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टाइलस है शेप में, साइज में इससे बड़ा है, और ये ऊपर से थोड़ा शार्प भी है, ये इतना शार्प नहीं है। तो ये कौन सा डिफरेंस हुआ? इसको हम कहेंगे हीट्रोजीनस डिफरेंस। इसको हम कहेंगे हीट्रोजीनस डिफरेंस, जिसको कहते हैं विजातीय भेद। इसको हम कहते हैं हीट्रोजीनियस डिफरेंस, यानी कि दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं हीट्रोजीनियस डिफरेंस। अब एक और होता है, वो तीसरा जो है वो है स्वगत भेद। स्वगत भेद का मतलब होता है इंटरनल डिफरेंस। स्वगत भेद का मतलब होता है इंटरनल डिफरेंस। इसका मतलब यह है कि जब हम ब्रह्म को देखते हैं तो ब्रह्म में कोई स्वगत भेद भी नहीं होता। ब्रह्म में ना तो सजातीय भेद है, क्योंकि ब्रह्म के जैसा कोई और नहीं है जिससे हम ब्रह्म को कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो उसमें सजातीय भेद यानी कि होमोजीनियस डिफरेंस नहीं होता। ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म के कोई डिसिमिलर नहीं है। तो ब्रह्म का जब कोई डिसिमिलर नहीं है तो ब्रह्म को हम उसके किसी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि ब्रह्म में विजातीय भेद होता है, विजातीय भेद भी नहीं होता, यानी कि हीटरोजीनियस डिफरेंस भी नहीं होता। अब अगर हम बात करते हैं स्वगत भेद की, जिसको हम कहते हैं इंटरनल डिफरेंस। अब इंटरनल डिफरेंस को समझने के लिए आप इस ट्री को देखिए। मान लेते हैं एक ये ट्री है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इसमें डिफरेंट, अब इसमें बहुत सारी क्या है, पत्तियां हैं, इसमें तने भी हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, अब इसमें ब्रांचेस भी हैं, और इसमें बहुत सारी पत्तियां भी हैं, ठीक है। अब इसमें जड़ें भी हैं, इसमें क्या है, जड़ें भी हैं। ये जमीन है, इसके नीचे इसकी क्या है, जड़ें हैं। अब इसमें क्या है, इसमें फ्रूट्स भी हैं। मान लेते हैं ये जो है इसमें फ्रूट है, अब यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं। अब हम इंटरनल डिफरेंस को कैसे समझेंगे? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ट्री है, अब इस ट्री में हमारे पास कई सारी चीजें हैं। एक तो है हमारे पास इस ट्री में क्या क्या है, ब्रांच, लीव्स, फ्रूट्स, जड़, ठीक है। ब्रांच हो गई, लीव्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, और इसकी जड़ यानी कि रूट्स हो गई। अब देखो, अब इंटरनल डिफरेंस का मतलब ये होता है
कि जब हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन की उसके खुद के पार्ट्स के साथ में, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल डिफरेंस। जैसे कि इस ट्री को मैं कंपेयर करूं इसकी ब्रांच के साथ में, इस पूरे ट्री को मैं कंपेयर करूं इसकी ब्रांच के साथ में, ठीक है। मान लो ये वाली इसकी ब्रांच है, इस ब्रांच से मैं इसको कंपेयर करता हूं, तो इसको कहते हैं इंटरनल डिफरेंस यानी कि स्वगत भेद। या फिर मैं इस ट्री को कंपेयर करूं लीव्स के साथ यानी कि इसकी पत्तियों के साथ में, तो ये क्या होगा, ये इंटरनल डिफरेंस होगा। या फिर इस ट्री को मैं कंपेयर करूं इसके फ्रूट्स के साथ में, तो इंटरनल डिफरेंस। रूट्स के साथ में कंपेयर करूं तो इंटरनल डिफरेंस यानी कि स्वगत भेद। अब ब्रह्म का क्योंकि कोई पार्ट नहीं होता, ब्रह्म की कोई ब्रांच नहीं होती, ब्रह्म का कोई इंटरनल डिफरेंस हो ही नहीं सकता, इसलिए ब्रह्म में हम स्वगत भेद को भी नहीं पाते। इसका मतलब यह है कि ब्रह्म इज अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, ना तो उसके जैसा सिमिलर कोई ब्रह्म है, ना तो उससे कोई डिसिमिलर कोई दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट करती है, विजातीय भेद नहीं है, और ना ही उसमें कोई इंटरनल डिफरेंस है, क्योंकि ब्रह्म में कुछ और उसका कोई पार्ट नहीं होता जिससे हम ब्रह्म को कंपेयर कर लें इसमें, इसलिए उसमें कोई स्वगत भेद भी नहीं होता। ठीक है। अब शंकराचार्य ने यह तो कह दिया कि ब्रह्मम सत्यम। अब हमने इसको समझ लिया कि ब्रह्म ही सत्य है, एकमात्र ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है, एकमात्र परम सत्य है। आगे जब वो ये कहते हैं कि जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या का मतलब क्या हुआ यहां पे, जब वो ये कहते हैं कि जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या का हमें लिटरल मीनिंग नहीं देखना है, इसका डीप मीनिंग देखना है। क्योंकि कई बार आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि अगर शंकराचार्य ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो वो इसी जगत में रहते थे, वो अपने आप को तो मिथ्या नहीं बोलते होंगे। ये जगत अगर मिथ्या है तो फिर यहां पे इन्होंने 4 धाम की स्थापना की, 4 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। इस पूरे देश में, इस पूरे देश की 4 दिशाओं में उन्होंने 4 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है, यानी कि 4 जो है वो 4 धामों की स्थापना की है। तो फिर ये कैसे हो गया, अगर ब्रह्म जो है वो एकमात्र रियलिटी है, एकमात्र सत्य है, तो फिर ये ईश्वर के भक्त कैसे हो गए, ये विष्णु के भक्त कैसे हो सकते हैं, जो कि पर्सनल गॉड है। पर्सनल गॉड में तो गुण भी होता है। अगर बात करते हैं भगवान शिव की, तो शिव के हमें गुण दिखाई देते हैं। शिव वो है जो कि कैलाश में रहते हैं, जिनकी एक फैमिली है। अगर विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु जो हैं वो शेष शैया पे लेटे हैं, लक्ष्मी माता उनके पैर दबाती हैं, जो कि वैकुंठ में है, यानी कि उनका नाम रूप है, उनका नाम भी है विष्णु, उनका रूप भी है जो कि हमें दिखाई देता है शेष शैया पे लेटे हुए। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर ये होगा कि शंकराचार्य ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, जो रियलिटी है, जो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी, वो तो निर्गुण और निराकार, निर्विशेष और अद्वितीय ब्रह्म ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अज्ञानी हैं, हम माया के वश में हैं, हमारे पास किसका प्रभाव है, माया का प्रभाव है, यानी कि हमारे ऊपर अविद्या का प्रभाव है। अब क्योंकि ये अविद्या का प्रभाव है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म के फॉर्म में देखते हैं, यानी कि निराकार ब्रह्म में हम आकार को देख लेते हैं, जिसका कोई नाम या फिर रूप नहीं होता, उसको हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम एक रूप दे देते हैं, क्योंकि हमारी आस्था को केंद्रित करने के लिए हमें कोई ऐसी ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका नाम और रूप होता हो, यानी कि जिसकी कोई फॉर्म और जिसका कोई नेम होता हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण और साकार बना देते हैं, यानी कि सगुण और साकार ब्रह्म हम खुद से ही बनाते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है, वो अल्टीमेट रियलिटी, वो परम सत्य है। जब हम निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण और साकार ब्रह्म बनाते हैं, तो सगुण यानी कि उसमें हम गुणों को देखते हैं कि उसमें सात्विक गुण है, या फिर राजसिक गुण है, या फिर तामसिक गुण है। और साकार का मतलब यह है कि उसके पास एक आकार भी, यानी कि एक फॉर्म भी है, भगवान विष्णु की फॉर्म में या फिर भगवान शिव के फॉर्म में। तो शंकराचार्य ये कहते हैं कि निर्गुण को जानने से पहले आपको सगुण को जानना पड़ेगा। जो निर्गुण है उसको जानने से पहले आपको सगुण को जानना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपके मन और शरीर की शुद्धि जरूरी है, शुद्धि आवश्यक है, एक डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, एक आपकी आस्था जरूरी है ईश्वर में। तो वो जो ईश्वर है वो कौन है, वो इस भौतिक जगत का ईश्वर है, जिसको एम्पिरिकल ब्रह्म बोला गया है। लेकिन जो परमार्थिक ब्रह्म है वो ट्रांसेंडेंटल, यानी कि इस वर्ल्ड से परे है, बियॉन्ड दिस एम्पिरिकल रियलिटी, बियॉन्ड दिस स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस एक्सटेंडेड रियलिटी।
तो उसको जानने के लिए, जो निर्गुण है, निराकार है, परमार्थिक ब्रह्म है, उसको जानने के लिए हमें इस भौतिक जगत के जो ब्रह्म है, जो सगुण और साकार है, इसको पहले जानना होगा। तभी हम अपने मन और शरीर को शुद्ध कर पाएंगे, तभी हम इतने एलिजिबल बन पाएंगे कि हम अपनी आस्था को केंद्रित कर सकें, कि हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को जान सकें। इस तरीके से ये जो पैराडॉक्स आपको दिखाई देता है कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण और निराकार है, दूसरी तरफ वो जो क्या करते हैं कि वो चार धामों की स्थापना करते हैं। तो ये जो पैराडॉक्स आपको दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो ये जानते हैं, वो ये मानते हैं कि निर्गुण को जानने के लिए आपको पहले सगुण को जानना पड़ेगा, ताकि आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सके, अपनी चेतना की शुद्धि कर सके, अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर सकें और अपने आप को इस लायक बना सकें कि आप निर्गुण और निराकार, निर्विशेष, अद्वितीय ब्रह्म को आप जान सकें। तो इस तरीके से आप ब्रह्म को समझ सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस पे कई सारे उपनिषद हैं, कई सारे हमारे पुराण रहे हैं, जिनमें शंकराचार्य के ब्रह्म के बारे में बात होती है। तो मुझे लगता है आज के इस सेशन में इतना ही। अगर अभी भी आपके ब्रह्म से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरी टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, वो स्टार्ट होने वाला है 10 फरवरी को, जिसकी क्लासेस जो है वो 1 से 4 रहती है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सैटरडे को हम रिवाइज करते हैं और हमारे डाउट सेशंस रहते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ एंड सी यू इन द लाइव बैच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।